फेलियर ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन एक्चुअली बाद में आएगा। वो हम अ, थोड़ा सा पहले देखेंगे हाँ, कि एक 31 में आएगा, राइट। 5 मार्च तो अभी 1931 यहाँ को। पे क्यों, हाँ करेक्ट, तो अभी यहाँ पे क्यों होता है ये, इस पे डिस्कस करते हैं कि शुरू क्यों होता है सीडीएम। तो कल हमने देखा था नेहरू रिपोर्ट फाइनलाइज हुई थी, और नेहरू रिपोर्ट वाज नॉट लाइक बाय एवरीवन, ठीक है, जो कि चैलेंज थ्रो किया गया था बाय द ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ दैट टाइम लॉर्ड ब्रिकनहेड। उन्होंने एक मॉकिंगली इंडिया को एक चैलेंज किया था, इंडियंस को, कि आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दो जो कि सभी इंडियंस को एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो वो चैलेंज ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर ये जिम्मा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ये मिलता है मोतीलाल नेहरू को, ठीक है। एंड मोतीलाल नेहरू जो पूरा नेहरू रिपोर्ट है, वो फिर हम लोग देखते हैं 1929 में वो सामने आती है रिपोर्ट। उसके रिकमेंडेशन क्या थे, कल हमने डिस्कस किया था, डोमिनियन स्टेटस था, जॉइंट इलेक्टोरेट था, मतलब कोई रिजर्व, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था, जॉइंट इलेक्टोरेट था। फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनाने की बात की गई थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी, ऑन सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। सो ये कुछ ब्रॉड रिकमेंडेशंस थे उसके। एंड सभी फैक्शंस जो थे उनके कुछ ना कुछ इसमें इश्यूज रहे। जैसा मुस्लिम लीग का अपना एक डिमांड था, कांग्रेस के अंदर जो यंग नेशनलिस्ट थे उनका डिमांड था कि हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ना कि डोमिनियन स्टेटस। तो उसमें उस फैक्शन में अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू एक इम्पोर्टेंट लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस एक इम्पोर्टेंट लीडर थे, ठीक है। सो कांग्रेस के अंदर ही से एक फैक्शन को जो कि इंडिपेंडेंस चाहता था, और या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा विग्रस एक्शन चाहता था, तो उसको पैसिफाई करने के लिए फाइनली ये जो रिपोर्ट है, ये जो कैलकाटा सेशन होता है दिसंबर 1928 में, वहां ये एग्री किया जाता है कि हम नेहरू रिपोर्ट में डोमिनेंट स्टेटस ही रखेंगे, लेकिन हम 1 साल का अल्टीमेटम देते हैं ब्रिटिशर्स को कि अगर वो ये 1 साल के अंदर ये डिमांड नहीं मानेंगे तो फिर वी विल लॉन्च अ सीडीएम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर का अल्टीमेटम दे दिया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस टाइम लॉर्ड इरविन होते हैं पावर में, ठीक है। सो वो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं इस चीज को, एंड जिसका रिस्पॉन्स हम बाद में देखते हैं कि ये सीडीएम स्टार्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो याद रखना प्रीकर्सर क्या रहता है, पहला तो एक नेहरू रिपोर्ट रहती है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के बाद हम दिसंबर सेशन देखते हैं 1928 का, जो कि कैलकाटा में होता है, जहां पे ये अल्टीमेटम दिया जाता है, ठीक है। सो ये चीज याद रख सकते हो। देन इसके बाद एक गांधी इरविन एक मिलने जाते हैं, ताकि वो समझा सके कि हाँ हम जो है ये बातें जो है हमारी मान जाओ, ठीक है। तो उस सेंस में गांधी इरविन डायलॉग होता है, जिसको हम फेमसली कहते हैं दिल्ली पैक्ट, ठीक है। सो कोई बता सकता है उसके प्रोविजन क्या थे दिल्ली पैक्ट के? एनीवन? हेलो, आप क्या रही है क्या? हाँ आ रही है। हम्म तो ये पैक्ट में था, आई थिंक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वो छोड़ना था, और जो Ret- वो return of all lands not yet sold to the third parties, ये भी था। And, गांधी जी ने कहा कि उनको राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग भी चाहिए, एंड नीति इज राइट, इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में भी कहा था उन्होंने, जो कन्विक्टेड नहीं है वायलेंस के लिए। ठीक है, तो ये गांधी इरविन का जो डायलॉग था वो रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बाद में रहेगा। सो प्रीकर्सर हमने देख लिया, या बैकग्राउंड देख लिया कि कैसे सीडीएम शुरू होता है, ठीक है। तो ये 1 ईयर अल्टीमेटम दिया जाता है 1928 में कैलकाटा में, ठीक है। और कोई बता सकता है इस दौरान प्रेसिडेंट कौन थे कैलकाटा सेशन के? वो द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कैलकाटा सेशन? नेहरू थे क्या? लेकिन वो हाँ 29 में और सेशन में नेहरू।
हाँ, जो 28 का सेक्शन होता है उसमें उनके पिताजी होते हैं, तो नेहरू आपने बोला वो सही था, लेकिन वो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये याद रखना, कैलकाटा सेशन में प्रेसिडेंट वॉज मोतीलाल नेहरू, एंड अगले साल फिर उनके बेटे बनते हैं विच वॉज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लेना। सो इस सेशन के दौरान 1 ईयर अल्टीमेटम दे दिया जाता है। ठीक है, फिर कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है, ब्रिटिशर्स भी बहुत लाइटली ले लेते हैं उनको, तो वो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ईयर एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 1929 में। तो कोई बता सकता है कहाँ हुआ था 1929 का कांग्रेस सेशन? लाहौर। लाहौर। करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण करेक्ट। स्वराज। तो वो 26 जनवरी पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। हाँ करेक्ट। तो संजय, तभी हम्म, आपने पूछा था, वो दिल्ली मैनिफेस्टो पूछा था या दिल्ली पैक्ट पूछा था? मैंने दिल्ली पैक्ट पूछा था। गांधी इरविन पैक्ट ही ना, दिल्ली पैक्ट है। हाँ करेक्ट, उसी को ही दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। ओके। ठीक है, दिल्ली और मैनिफेस्टो क्या था? दिवाली डिक्लेरेशन भी बोलता है ये गांधी इरविन पैक्ट। हाँ करेक्ट, दिवाली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। सो दिल्ली मैनिफेस्टो क्या था? व्हाट वाज दिल्ली मैनिफेस्टो? वो तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करे उसके लिए था ना, और आई थिंक डोमिनियन स्टेटस ही था, वही डोमिनियन करेक्ट, स्टेटस देंगे लेकिन आरटीसी में पार्टिसिपेट करे कांग्रेस, तो करेक्ट। वही तो पर्टिकुलेशन। तो हाँ, तो एक बार ग्रुप में ना ये पूरा एक राइटअप है इसके लिए, तो एक बार उसको चेकआउट कर लेना बहुत सही से, जितने भी डाउट हो सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग ये, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजिंग टर्म है। दिल्ली प्रपोजल एक चीज है, दिल्ली मैनिफेस्टो एक चीज है, दिल्ली पैक्ट एक चीज है, दिल्ली चलो मूवमेंट एक चीज है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो टर्म्स को एक बार देख लेना, मैंने टैग कर दिया चैनल के अंदर। ठीक है, तो दिल्ली मैनिफेस्टो याद रखना नवंबर 2 1929 का था, जहां पे जो प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स थे वो इकट्ठा हुए थे, एंड उन्होंने ये बात की थी कि ये राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है इनमें एक्चुअली डिस्कशन क्या होगा, किस लाइंस पे डिस्कशन होना चाहिए। तो एक तो उन्होंने बोला था कि एक स्कीम फॉर्मुलेट होना चाहिए डोमिनियन स्टेटस के लिए, एंड कांग्रेस शुड हैव द मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन, एंड उसके जो लीडर्स है उनको सबको एमएनएसटी मिल जानी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिमांड जो थी ये रिजेक्ट कर दी थी इरविन ने। ठीक है, ऑन December 23 1929। ठीक है, जिसके बाद जो लाहौर सेशन होता है वहां पे ये अल्टीमेट एम बन गया था गवर्नमेंट का, या सॉरी कांग्रेस का, कि अब हमें एक नेक्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है। तो जो लाहौर सेशन होता है वहां पे वो नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है, जहां पे पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो पास किया जाता है। इससे पहले हमने एक सेशन देखा था जहां पे पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, वो सेशन कोई बता सकता है कौन सा था? पूर्ण स्वराज की बात इससे पहले भी एक सेशन में हुई थी, हमने डिस्कस। 1907 के आसपास एक्सट्रीमिस्ट लोग नहीं थे उस टाइम पे। नहीं 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 नहीं, वो स्वराज था। 19 हाँ वो, हाँ नीति बोलो। आई थिंक 1907 था। नहीं, 1906 था जो आप कहना चाह रहे हो। 1906 स्वराज था, दादा भाई नौरोजी थे उसके अंदर। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे स्वराज पहली बार कांग्रेस के रेजोल्यूशन में आया था। ठीक है, लेकिन जो मैं सेशन की बात कर रहा हूँ पूर्ण स्वराज वाले की, वो 1927 का सेशन था, मद्रास सेशन। ठीक है, कल भी हमने डिस्कस किया था। मद्रास सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन वो लास्ट में पास करा लेते हैं, मतलब वो एक मेन रेजोल्यूशन नहीं होता है, वो एक एंसिलरी रेजोल्यूशन होता है, या एक छोटा मोटा जिसको बोलते हैं ना। स्नैप रिजोल्यूशन हाँ है ना। हाँ करेक्ट, स्नैप रेजोल्यूशन। तो वो जवाहरलाल नेहरू ने पास करवा दिया था। यही कारण था कि जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर मद्रास सेशन के सॉरी लाहौर सेशन के अंदर प्रेसिडेंट बनाया गया था, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं का ही आइडिया था पूर्ण स्वराज करके। ठीक है, सो उनको इस सेशन के अंदर प्रेसिडेंट बनाया जाता है, एंड इस सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन एक तरीके से मेन एजेंडा होता है। ठीक है, यहाँ दूसरी बात क्या की जाती है, हम बाइकआउट करेंगे आरटीसी को, विच इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो। एंड नेक्स्ट लॉन्च करेंगे सीडीएम को। ठीक है, तो हमने पहले भी देखा था, पहले जब एनसीएम लॉन्च किया था तो गांधी जी की कोशिश ये थी कि अगर एनसीएम से ब्रिटिशर्स नहीं मानेंगे तो हम तुरंत सीडीएम भी लॉन्च कर देंगे, लेकिन फिर वो चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हो जाता है, जिसके बाद अल्टीमेटली स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये एक कल्मिनेशन था एनसीएम का, सीडीएम। ठीक है,
कि लोग कॉपरेट बिल्कुल नहीं करना है ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। सो इस दौरान 31 दिसंबर 1929 को एक ट्राई कलर फ्लैग जो है वो होस्ट किया जाता है ऑन रिवर रावी, ठीक है। और ये जो फ्लैग है ये पिंगाली वेंकैया ने ही डिजाइन किया होता है। आगे हम देखेंगे इंडिया का नेशनल फ्लैग भी यही डिजाइन करते हैं, ठीक है। एंड ये जो फ्लैग होता है दिस वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड एज द फ्लैग ऑफ आईएनसी इन 1931, ठीक है। सो ये याद रखना। वैसे अगर हम बात करें इंडिया का इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिया का जो ऑफिशियल फ्लैग है वो कब अडॉप्ट किया गया था? फ्लैग लाइक ऑप्शन, हाँ बोलो। 26 नवंबर 1940। नहीं, तो इट वाज 22 जुलाई 1947, ठीक है। तब आजाद होने से पहले हमने अपना फ्लैग डिक्लेयर कर लिया था कि ये हमारा फ्लैग रहेगा, ठीक है। सो ये चीज इसमें याद रखना, ठीक है। सो अब मूवमेंट लॉन्च हो गया, ठीक है। तो इनिशियली इतना ये जो मूवमेंट था इसको इतना रिस्पॉन्स मिला नहीं, ठीक है। गांधी जी के जैसे सीडीएम लॉन्च हुआ था तो सीडीएम को एक तरीके से एक इम्पेटस देने के लिए गांधी जी एक और अपना एक स्टेप लेते हैं विच वाज गांधीज 11 पॉइंट डिमांड, ठीक है। सो कोई बता सकता है क्या थी ये 11 पॉइंट डिमांड? रिफॉर्म्स होगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, फिर आर्म्स एक्ट में कुछ चेंज करना है कि लाइसेंस के थ्रू लिया जा सकता है, इंडियंस भी मतलब फायर आर्म्स खरीद सकते हैं, और पोस्टल रिजर्वेशन बिल, और वही पॉलिटिकल प्रिजनर्स का भी था शायद, उनको रिलीज करना है, और रुपी स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेशियो है वो कम करना है, और लैंड रेवेन्यू भी कम करना है, सॉल्ट टैक्स अबॉलिश करना है, ये सारी चीजें थी। राइट। तो एक बार थोड़ा सा कैटेगरी वाइज थोड़ा सा मैं इसको क्लासिफाई कर देता हूँ। तो 11 पॉइंट डिमांड्स 3 मेजर एरियाज में हम या 3 मेजर कैटेगरीज में हम उनको रख सकते हैं। एक था जनरल डिमांड, एक था बुर्जुआ डिमांड, बुर्जुआ मतलब जो मिडिल क्लास या जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है उसका डिमांड, और फिर था पेजेंट क्लास का डिमांड, ठीक है। तो ये ब्रॉडली इस 3 कैटेगरीज में हम उनके 11 डिमांड्स को क्लासिफाई करते हैं। पहला, रिड्यूस आर्मी और जो सिविल सर्विसेज का एक्सपेंडिचर बाय 50%, ठीक है। नेक्स्ट, रिफॉर्म ऑफ सीआईडी। तो इस टाइम क्या करते थे, जितने भी इंडियन मिनिस्टर्स बनते थे तो उनके पीछे ये ब्रिटिशर्स सीआईडी लगा देते थे और उनका काम ही नहीं होने देते थे, ठीक है। नेक्स्ट, रिफॉर्म ऑफ आर्म्स एक्ट, ठीक है। आर्म्स पे बैन लगा देता था तो आर्म्स एक्ट में रिफॉर्म होना चाहिए, आर्म्स अलाउ होने चाहिए इंडियंस को। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। फिफ्थ, एक्सेप्ट पोस्टल रिजर्वेशन बिल, ठीक है। तो ये पोस्टल रिजर्वेशन बिल पे कोई ज्यादा मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बस याद रखना कि ऐसा ऐसा एक बिल था, वो इसमें डिमांड करा गया था। नेक्स्ट, बुर्जुआ। तो रिड्यूस रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो कभी कभी कई बार सुना होगा मिनिस्टर्स को ये कहते हुए कि हम डॉलर और रुपए का रेट बराबर कर देंगे, तो वही चीज गांधी जी भी ये कह रहे थे कि जो एक्सचेंज रेट है इसको रिड्यूस करो, ठीक है। फिर टेक्सटाइल प्रोटेक्शन लाओ, रिजर्व करो कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, और पेजेंट्स के लिए लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करो बाय 50%, एंड अबॉलिश सॉल्ट टैक्स गवर्नमेंट मोनोपोली। ये सॉल्ट टैक्स ही आगे चल के एक मेजर स्टिकिंग पॉइंट बनेगा गांधी जी के पूरे पॉलिसी का, ठीक है। मतलब एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा ये सॉल्ट वाला प्रोविजन। तो इसलिए 11 पॉइंट डिमांड में ये पता होना चाहिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो सॉल्ट टैक्स ही था, ठीक है। फिर इसके रिस्पॉन्स में अगेन एक बहुत ठंडा रिस्पॉन्स मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इनको लॉर्ड इरविन कुछ नहीं सुनते, वो इनको समझ लेते हैं ये कुछ नहीं है, ऐसे हल्ला मचा रहे हैं, तो वो इनको ओवरलुक कर देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट शुरू होता है दांडी मार्च, ठीक है। सो गांधी जी जब ये 11 पॉइंट डिमांड के नहीं आता कोई वापस उनकी तरफ से प्रॉपर रिप्लाई, तो वो कहते हैं कि अब मैं दांडी मार्च लॉन्च करूंगा, ठीक है। सो अभी प्रॉब्ली तो इस सेंस में थोड़ा सा याद रखना कि दांडी मार्च का टाइमलाइन क्या था। तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था, एंड 6 मार्च 1930 पे ये देख लेना कि 12 मार्च 1930 एंड 6 अप्रैल 1930 ये टाइमलाइन रहता है दांडी मार्च का। और ये दांडी मार्च शुरू कहाँ से होता है, तो उनका जो साबरमती आश्रम होता है वहां से
डांडी जो कोस्ट है, कोस्टल विलेज था, वहां पे जाना था एंड वहां पे जाकर सॉल्ट लॉ जो था वो ब्रेक करना था, ठीक है। सो इस दौरान उन्होंने बोला था कि जो लॉयर्स हैं वो गिव अप कर सकते हैं प्रैक्टिस, गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आइडिया वो सत्याग्रही वाला था कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे हम लोगों को चलना है, ठीक है। सो इस सेंस में वो जाकर सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं डांडी के अंदर, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडिया में कई और जगह सॉल्ट लॉ ब्रेक होते हैं, तो उनके बारे में बता सकते हो किस किस लीडर ने कहा सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था? के केलप्पन कहीं? ने हम्म, केरला में किया था और सी हम्म, राजगोपालाचारी ने त्रिची में किया था और नेहरू ने भी किया था। नेहरू का राइट, पता नहीं, या नहीं पता। हाँ करेक्ट है। इसके अलावा एक धरसाना रेड हुआ था, धरसाना सत्याग्रह बोलो, धरसाना रेड बोलो, तो इसमें कौन था? इसमें सरोजिनी किसने? सरोजिनी नायडू। नायडू। करेक्ट, सरोजिनी नायडू ने लीड किया था यहाँ पे। मोतीलाल सरो मोतीलाल गांधी भी थे आई थिंक। मनीलाल, सॉरी, नहीं, मनीलाल। उनके बेटे थे ना। हाँ, मनीलाल गांधी थे, ठीक है। मनीलाल गांधी थे प्लस मौलाना आजाद भी थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब लोग जो थे ये यहाँ पे लीड किया था इन लोगों ने धरसना सॉल्ट ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। बाकी मालाबार में हमने देखा कि केलापन थे, मालाबार मतलब प्रेजेंट डे केरला वाला एरिया, वहां पे केलापन थे। तमिलनाडु में हमने देखा सी राजगोपालाचारी थे, उन्होंने त्रिचिपल्ली से तंजौर तक मार्च किया था, ठीक है। इसके अलावा बंगाल वगैरह में नॉट सॉल्ट सत्याग्रह बट इसके और कुछ चीजें थी, जैसे यहाँ पे बोला गया था कि चौकीदारी टैक्स मत दो, ठीक है। तो चौकीदारी जो विलेज के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे उनके लिए था कि आप चौकीदारा टैक्स मत देना, ठीक है, जमींदारी एरियाज में। एंड जो फॉरेस्ट लॉ है सेंट्रल प्रोविंसेस में उनको मत देना। और रैयत के लिए ये बोला गया था कि नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन रैयत वाली एरियाज, ठीक है। तो मतलब ये सेंट्रल थीम थी। तो जहां जहां वो सॉल्ट बना सकते थे वहां सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया। जहां पे सॉल्ट लॉ सेंट्रल इश्यू नहीं था वहां पे फिर या तो चौकीदारा टैक्स था या फिर नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू बाय रैयत वाली फार्मर्स, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ हुआ था। जैसे असम के अंदर हम देखते हैं चंद्रप्रभा साइकियानी थी, ठीक है। तो ये इन लोगों ने फॉरेस्ट लॉ ब्रेक किया था। बंगाल के अंदर हम देखते हैं इतना प्रोमिनेंट तो नहीं हो पाया सॉल्ट सत्याग्रह, लेकिन यहाँ पे कम्युनल राइट्स जो थे वो ज्यादा प्रोमिनेंट थे। एंड इसी दौरान हम लोग देखते हैं चिटगांग आर्मरी रेड होती है। किसने करी होती है चिटगांग आर्मरी रेड? सूर्या सेन। करेक्ट, सूर्या सेन ने लीड करी होती है, तो वो याद। प्रीतिलता वाडेदार भी थी क्या? वाडेयार भी थी क्या? हाँ, वाडेदार भी थी, प्रीतिलता वाडेदार थी उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसी दौरान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हम पढ़ते हैं खुदाई खिदमतगार एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। कौन लीड कर रहे होते हैं उसको, खुदाई खिदमतगार को? अब्दुल गफर खान। करेक्ट, खान अब्दुल गफार खान उसको लीड कर रहे होते हैं। इस दौरान वो कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ कांग्रेस जो है उनकी डिमांड्स को रेज करेगी। तो उस सेंस में इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इम्पोर्टेंट तो नहीं बट एक इंसिडेंट होता है कॉल्ड किस्सा किस्सा खुआनी बाजार में शिकार। तो वो बता सकते हो क्या था? सवाल राइफल सोल्जर्स थे, उन्होंने लोकल्स पे फायर करने से मना कर दिया था, मतलब अनआर्म्ड क्राउड पे फायर करने से मना कर दिया था। हाँ करेक्ट। तो ये पेशावर में बेसिकली एक खुदाई खिदमतगार के जो लीडर थे खान अब्दुल गफार खान, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है। तो इनके जो सपोर्टर्स होते हैं वो नॉन वायलेंट तरीके से, वो पेशावर का एक मार्केट होता है किस्सा खुआनी, वहां पे ये इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको हटाने के लिए कुछ लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। फिर सेम इंसिडेंट जैसा हम देखते हैं जलियांवाला बाग हुआ था वैसा करने की कोशिश होती है। गढ़वाल सोल्जर्स को बुलाया जाता है फायर करने के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं। सो उस सेंस में एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू गढ़वाल सोल्जर्स थे उन्होंने फायर करने से मना कर दिया था। तो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को आई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के अंदर थोड़ी नर्वसनेस चली गई थी। एंड फिर उनको रियलाइज हो गया था कि ये मूवमेंट है बहुत सीरियस हो गया, अब इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, ठीक है। सो ये फर्स्ट फेज होता है। इसी दौरान इंग्लैंड के अंदर पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है
जिसमें से इंडिया की तरफ से कांग्रेस जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। सो बहुत सारे और फैक्शंस होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सबका नाम इतना इम्पोर्टेंट है, बट कुछ कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स जो है वो पता होना चाहिए हमें। तो कोई बता सकता है ऐसे कोई इम्पोर्टेंट नेम जो कि यहाँ पे थे? मदन मोहन मालवीय, जिन्ना, और आई थिंक हाँ कम्युनिस्ट भी थे, तो कम्युनिस्ट में से राइट। तो मुस्लिम लीग वगैरह तो ये तो सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रहते। हिंदू महासभा सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रहते, ठीक है। सिख की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव थे, पारसीज की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव थे, वुमेन्स की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव थे। अभी रिसेंटली हमने एक टेस्ट सीरीज करी थी, तो वहां पे बेगम जहान आरा शहनवाज के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो वुमेन्स को रिप्रेजेंट करी थी यहाँ पे, ठीक है। तेज बहादुर सफरूज जो थे वो लिबरल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड वो कई बार हम देखेंगे कि यहाँ पे तीनों कॉन्फ्रेंस में वो थे, ठीक है। तो ये याद रखना। और डिप्रेस क्लासेस की तरफ से B.R. अम्बेडकर थे, जस्टिस पार्टी थी, लेबर्स के लिए N.M. जोशी थे, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। सो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है रैमसे मैकडोनल्ड के अंदर बुलाई गई थी, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना। धीरे धीरे हम देखेंगे कि उनकी जो लेबर पार्टी थी उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता जाता है, एंड उसकी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो एक आइडिया था कि वो क्यों बनानी थी ताकि हम रिफॉर्म ला सकें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है क्योंकि उनकी पार्टी कमजोर हो जाती है, एंड कंजर्वेटिव पार्टी का डोमिनेंस बढ़ जाता है, वो ज्यादा एंटी इंडियन होते हैं, ठीक है। सो उस सेंस में थोड़ा सा ये चीज याद रखना, ठीक है। सो ये फर्स्ट रेस्पॉन्स जब चल रहा होता है तो ब्रिटिशर्स रियलाइज करते हैं कि हाँ अब इस चीज को सीरियसली लेने की जरूरत होती है, ठीक है। सो इसी दौरान हम लोग देखते हैं भगत सिंह जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है, एंड फिर सॉन्डर्स के केस में उनको हैंगिंग की सजा दे दी जाती है, ठीक है। सो इसी दौरान इरविन रियलाइज करते हैं कि कांग्रेस का ये CDM जो है ये काफी एग्रेसिव हो रहा है, इसको स्टॉप करने की जरूरत है, ठीक है। तो उस सेंस में वो एक डायलॉग के लिए ओपनिंग करते हैं कि हम वी आर रेडी फॉर अ डायलॉग विद कांग्रेस, ठीक है। सो इस सेंस में हमें पता होना चाहिए कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर या ये जो दोनों के बीच में बातचीत होती है, डायलॉग बिटवीन गांधी एंड इरविन, तो उसमें क्या डिस्कशन होता है? तो कोई समराइज करिए क्या डिस्कशन होता है उसमें गांधी इरविन पैक्ट में? एनीवन? ठीक है। तो बहुत सारी डिमांड्स रखी जाती है, लाइक इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि वायलेंस का उन पे अभी कोई कन्विक्शन नहीं हुआ, रेमिशन ऑफ ऑल फाइन्स विच वर नॉट येट कलेक्टेड, रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स विच वर नॉट सोल्ड, ठीक है। जो जो लैंड कन्फेसिकेट की गई थी उनको बेचा नहीं जाना चाहिए, लीनियर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जिन्होंने रिजाइन कर दिया था इस मूवमेंट के दौरान, एंड राइट टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस। लेकिन ये याद रखना कोस्टल विलेज जो है इट वाज नॉट फॉर मेकिंग सॉल्ट फॉर कमर्शियल पर्पस, केवल पर्सनल पर्पस के लिए ये राइट दिया गया था, ठीक है। फिर राइट टू पीसफुल पिकेटिंग वगैरह भी दिया था, और विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ये सब चीजों पे एग्रीमेंट हो गया था, ठीक है। कुछ चीजों पे एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो वो था एक तो पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, ठीक है। तो उस पे कोई कंसेंसस नहीं बना था और इरविन ने रिजेक्ट कर दिया था इस चीज को। दूसरा था कम्यूटेशन ऑफ द लाइफ सेंटेंस, सॉरी कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ भगत सिंह, तो उनको एक्चुअली हैंगिंग की सजा मिल चुकी थी, तो उनको कम्यूटेशन करना चाहते थे टू लाइफ सेंटेंस, वो उस पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। सो इस सेंस पे इन दो पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ये याद रखना, जिसके चलते जब गांधी जी लाहौर में जाएंगे या सॉरी कराची में जाएंगे फॉर द सेशन ऑफ 1931, तो उनको उनकी जो भगत सिंह की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो काले झंडे दिखाएगी, ठीक है, नौजवान भारत सभा करके, वो उनको काले झंडे दिखाती है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। सो इस सेंस में ये जो पैक्ट हो जाता है जिसको हम दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं या दिवाली पैक्ट भी बोलते हैं या गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं, तो जब ये हो जाता है तो कांग्रेस एग्री करती है टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस। माइंड यू यहाँ पे
सीडीएम जो है बंद नहीं होता है, केवल सस्पेंड होता है। उनका टारगेट ये होता है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये सीडीएम चलता रहेगा, लेकिन अभी इस दिल्ली पैक्ट के अंदर हम थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर देंगे एंड फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। सो ये चीज याद रखना। ऑलराइट, सो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तरफ कांग्रेस की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करता है इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में? Which one? What? मतलब कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ना, कर कांग्रेस के बाद। गांधी जी। हाँ करेक्ट, तो गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस को, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। एंड तो ये याद रखना, इससे पहले वो कराची वाला सेशन जो होता है वो स्पेशल सेशन, वहां पे वो एंडोर्स करते हैं गांधी इरविन पैक्ट को, तब तक भगत सिंह का जो एग्जीक्यूशन हो चुका होता है, ठीक है। सो जब गांधी जी जाते हैं कराची में तो ये पंजाब नौजवान भारत सभा ये प्रोटेस्ट में उनको ब्लैक फ्लैग्स जो है वो दिखाती है, ठीक है। कराची सेशन में याद रखना, ये तो जो दिल्ली पैक्ट है इसको तो एंडोर्स किया ही जाता है, साथ ही साथ जो पूर्ण स्वराज का आइडिया होता है उसको भी रीआइटरेट किया जाता है, और दो रेजोल्यूशन पास होते हैं, एक होता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एंड दूसरा होता है नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। सो ये याद रखना, फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो कोई बता सकता है इस सेशन के अंदर प्रेसिडेंट कौन होता है 1931 के? वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट, कराची तो ये थोड़ा, हाँ करेक्ट, वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं कराची सेशन में, 1931 होता है। एंड दो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास होता है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स में अभी वाले जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो ऐड कर ही सकते हो, इसके अलावा कुछ और चीजें मैं ऐड कर देता हूँ जो हम अभी करंट जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पॉलिटी में उनमें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये था न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर, जो हमने डिमांड देखी थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर कि स्टेट और रिलीजन का कोई लिंक नहीं होना चाहिए। फिर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, तो ये हमने तो काफी लेट जाकर दिया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला चीज, लेकिन इन्होंने पहले ही दे दिया था फंडामेंटल राइट्स में। सो ये था। नेक्स्ट रेजोल्यूशन जो था नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम का, तो उसमें क्या क्या चीजें थी, तो ऊपर से अपने को आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या था इसमें। तो सब्सटैंशियल रिडक्शन चाहते थे वो रेंट के अंदर, ठीक है, ताकि लैंड होल्डर्स और पेजेंट्स को फायदा हो। रिलीफ फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडेप्टनेस, मतलब लोन से फायदा मिले, छुटकारा मिले उससे। राइट टू वर्कर्स एंड पेजेंट्स टू फॉर्म यूनियन, ठीक है। फर्दर स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज, माइंस एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यानी वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली ओनरशिप ले इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की, ठीक है। सो ये था। ऑलराइट, सो इसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें गांधी जी जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। गांधी जी वॉज नॉमिनेटेड एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो जैसे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो गांधी जी कहते हैं आप मेरे से बात करो, मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो इस बात पे बाकी जो लोग आए होते हैं वो चिढ़ जाते हैं, वो बोलते हैं फिर हम क्यों आए हुए हैं, ठीक है, हम भी वो इंडिया का एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो कोशिश कांग्रेस ब्रिटिशर्स की यही थी कि इसमें जितने ज्यादा प्रो ब्रिटिशर्स या कांग्रेस रिएक्शनरी फोर्सेस को ला सके उतना ज्यादा लाएं, ताकि कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है वो ना बढ़ पाए, ठीक है। तो यही आइडिया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी गई थी और कांग्रेस को इसमें दबा के रखने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो इसमें सारे प्रिंसली स्टेट वगैरह तो थे ही, बट इस बार गांधी जी थे प्लस वुमेन साइड से इस बार सरोजिनी नायडू भी थी, ठीक है। तो ये याद रखना, सरोजिनी नायडू केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें होती है, ठीक है। बाकी वुमेन का जो एरिया रहता है इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन वो बेगम जहानारा शहनवाज करती है, ठीक है, तीनों जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर, ठीक है। सो ये याद रखना। ऑलराइट, ठीक है। सो अल्टीमेटली एक
कंसेंसस नहीं बन पाता है, ठीक है। गांधी जी ट्राई करते हैं, बहुत तरह के वो पॉलिटिक्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो स्टैंड पॉइंट होता है कोई एग्री नहीं करता उसके ऊपर, ठीक है। ना मुस्लिम लीग वाले करते हैं, ना अम, जो बी आर अम्बेडकर है वो करते हैं, तो उनका सब लोग अपोज ही कर रहे होते हैं। तो इस सेंस में एक डेडलॉक हो जाता है एंड कोई डिसीजन नहीं आता है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से फिर खाली हाथ आते हैं गांधी जी यहाँ पे। लेकिन इन द मीन टाइम इंडिया में जो वाइस रॉय होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इंग्लैंड के अंदर जो लेबर सरकार होती है, ठीक है, रैमजे मैकडोनल्ड की, वो भी बहुत वीकन हो जाती है। तो उसमें बहुत ज्यादा एक जॉइंट एग्रीमेंट के थ्रू कंजर्वेटिव पार्टी भी पावर में आ जाती है और एक नेशनल गवर्नमेंट बनती है, जिसमें जो कंजर्वेटिव पार्टी होती है वो कैबिनेट के काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को रूल कर रही होती है। तो इस सेंस में कंजर्वेटिव पार्टी काफी रिएक्शनरी थे इंडियंस के, तो इसलिए इंडिया को स्पेशली कांग्रेस को सप्रेस करने के लिए वो एक रिएक्शनरी वॉइस रॉय को अपॉइंट करते हैं, विच वॉज लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। तो ये रखना, लॉर्ड इरविन थे पहले, बट बाद में लॉर्ड वेलिंगटन आ जाएंगे एज वॉइस रॉय। एंड जैसे ही वो इंडिया में आएंगे उनका पॉलिसी चेंज हो जाएगा। अब उनको समझ में आ जाएगा कि हमें अब कांग्रेस को बिल्कुल चांस नहीं देना है किसी बड़ा रिवोल्ट की तैयारी करने के लिए, ठीक है। जैसे ही कांग्रेस कुछ ऐसा तैयारी करता है तुरंत हम एक्शन लेंगे और उनको स्टॉप कर देंगे वहीं पे, ठीक है। सो ये आइडिया था। जैसे ही वापस आते हैं महात्मा गांधी, तो बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा था सिर्फ सस्पेंड किया था अभी तक सीडीएम, तो सीडीएम को वापस चालू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो चालू करते हैं उससे पहले ही इनको सबको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, ठीक है। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस सेंस में कांग्रेस के ऊपर एक फुल स्केल रिप्रेशन लॉन्च हो जाता है, ठीक है। गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है, यरवला जेल में होते हैं वो लोग, ठीक है। सो ये ब्रॉडली आउटकम निकलता है इसका। एंड जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है फिर उसमें कांग्रेस को इनवाइट ही नहीं किया जाता है, और कांग्रेस वैसे भी पता नहीं जाती नहीं जाती, बट अल्टीमेटली मोस्टली जेल में होता है तो उनको इनवाइट ही नहीं किया जाता है, ठीक है। एंड जैसे ही इस दौरान सब जेल में होते हैं, ठीक है। सो जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद कम्युनल अवार्ड की डिक्लेरेशन होता है कि हम लोग कम्युनल अवार्ड देंगे, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड जो था वो डिप्रेस क्लासेस के लिए था, एंड उनसे एक सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी बी आर अम्बेडकर की, उसको वो मान लेते हैं रैमजे मैकडोनल्ड, और इसी को हम कम्युनल अवार्ड पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिसके रिस्पॉन्स में गांधी जी जो है एक हंगर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। फिर उस हंगर स्ट्राइक से प्रेशर में आके बी आर अम्बेडकर जो है वो जाते हैं गांधी जी के पास, एंड एक कॉम्प्रोमाइज एस्टैब्लिश होता है। तो क्या नाम होता है उस कॉम्प्रोमाइज का? पूना पैक्ट। करेक्ट। तो पूना पैक्ट जो है वो एस्टैब्लिश होता है। सो वो अपने को पता होना चाहिए। सो हाँ, सो ये जो कम्युनल अवार्ड है ये बेसिकली एक कमेटी का रिकमेंडेशन होता है। तो कोई बता सकते हैं क्या था, कौन सी कमेटी थी वो? लोथियन कमिटी। करेक्ट, लोथियन कमेटी, या ऑल्सो नोन एज फ्रेंचाइज कमेटी, ठीक है। इसके रिकमेंडेशन थे कि एक डिप्रेस क्लासेस के लिए भी हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट बना सकते हैं। तो इसके रेस्पॉन्स में आता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या साइमन कमीशन ने भी ये चीज रिकमेंड करी थी क्या, जो लोथियन कमेटी ने बोली थी? Simon Commission rejected it. करेक्ट, ये याद रखना, साइमन कमीशन रिजेक्टेड इट, ऑल्दो बी आर अम्बेडकर गेव हिज टेस्टिमनी इन फ्रंट ऑफ द साइमन कमीशन, एंड वहां पे उन्होंने डिमांड किया था कि डिप्रेस क्लासेस को एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाए, लेकिन उस टाइम वो जो कमीशन थी उसने ये प्रपोजल को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। सो ये याद रखना। ऑलराइट, सो फिर कॉम्प्रोमाइज जो होता है पूना पैक्ट, उसमें बेसिकली ये चीज बोला जाता है कि वी आर गोइंग टू बेसिकली एक्सेप्ट प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन बट नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। सो उस सेंस में रिजर्वेशन के अंदर उनको नंबर ऑफ सीट ज्यादा मिलती है, ठीक है। डिप्रेस क्लासेस के लिए जितना सेपरेट इलेक्टोरेट में उनको मिलता है उससे ज्यादा उनको पावर मिलता है इन केस ऑफ दिस रिजर्वेशन, ठीक है। सो ये चीज याद रखना कि ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू सेपरेट इलेक्टोरेट। लेकिन बाद में चल के देखेंगे कि जो अम्बेडकर जी थे वो
इस चीज से नाराज थे। उनको लगता था जो पावर सेपरेट इलेक्टोरेट में थी वो रिजर्वेशन के अंडर नहीं थी, क्योंकि रिजर्वेशन में वो बेसिकली जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे दे वर डिपेंडेंट ऑन द मेजोरिटीज, ठीक है, जो मेजोरिटेरियन कम्युनिटी थी उनके डिपेंडेंट हो रखे थे, ठीक है। तो उस सेंस में जो एक्चुअल दलित लीडर थे वो कभी पावर में आ ही नहीं पाए, एंड विच इज ट्रू टू दिस डे ऑल्सो, ठीक है, कि वो रिजर्वेशन जो था सेपरेट इलेक्टोरेट वाला वो कहीं ना कहीं अगर इम्प्लीमेंट होता तो वाकई जो एक्चुअल लीडर थे उस क्लास के वो आते। लेकिन एक्चुअली में लीडर कौन है, दे वर द स्टूजेस ऑफ द अपर कास्ट, ठीक है। तो उनके स्टूजेस थे वो एक्चुअली पावर में आ गए विद द हेल्प ऑफ दोस अपर क्लास लीडर्स, ठीक है। तो उस सेंस में थोड़ा याद रख सकते हो। ऑलराइट, तो इसमें इतना ही था। पूना पैक्ट हो जाता है, पूना पैक्ट में वो जो डिफरेंसेस होते हैं उनका आयरन आउट कर दिया जाता है, और जो रिजर्व क्लासेस है उनके लिए रिजर्वेशन की बात होती है, ठीक है, डिप्रेस क्लासेस के लिए। तो इतना ही था इसमें। किसी को कुछ और ऐड करना है? ठीक है, सो यही था इसके अंदर। फिर एक्चुअली जब देखा जाए इस दौरान पूना पैक्ट हो जाता है, ठीक है, एंड उसके बाद उनको लगता है कि अब ये जो मूवमेंट है इट्स स्लोली डाइंग डाउन, ठीक है। ये जो सीडीएम था इतना क्योंकि एक बहुत लंबा समय हो गया था, 1930 में शुरू किया था, एंड तब से लेके अब तक ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट होने वाले थे, ठीक है। तो उनको समझ आ गया था कि इतना लंबा हम मूवमेंट को खींच नहीं सकते हैं, एंड जो पॉलिसी था उनका स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल वाला, उसके अकॉर्डिंग उनको समझ आ गया था कि आप इसको आगे ले जाना का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड देयरफॉर उन्होंने विड्रॉ कर लिया था सीडीएम इन 1934, ठीक है। अगेन जैसे एनसीएम में उनका क्रिटिसिज्म होता है गांधी जी का, वैसे ही यहाँ पे भी क्रिटिसिज्म होता है गांधी जी का अगेन। बट गांधी जी अपने वो स्ट्रैटेजी थे उस पर अडिग थे कि अभी इतना लंबा हम स्ट्रगल नहीं चला सकते। सो उस सेंस में 1934 में सीडीएम को विड्रॉ कर लिया जाता है, ठीक है। सो विड्रॉ करने के बाद क्या स्ट्रैटेजी रहती है कांग्रेस की, इस पे कोई डाल सकता है लाइट? इमीडिएट मतलब पूना पैक्ट साइन किया था ना, तो दे स्टार्ट ये हरिजन कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हम बोल सकते हैं उसको। तो गांधी जी एस्टेब्लिश करते हैं ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। एंड फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद उसका नाम चेंज करके हो जाता है हरिजन सेवक संघ, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ अनटचेबल सोसाइटी। सो ये चीज याद रखना, ठीक है। इसी सिमिलर नाम से कुछ और पार्टीज भी हैं, उनके बारे में बता सकते हो क्या? हमने विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं Depressed Class League, established by Jeevan Ram. हाँ करेक्ट, डिप्रेस क्लास लीग जब जीवन राम थी, ठीक है। ऐसी सिमिलर नाम से All India Scheduled. करेक्ट। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कई बार ये टर्म कंफ्यूज हो जाता है। तो लीग जो है वो जगजीवन राम से एसोसिएटेड है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है वो एसोसिएटेड है विद बी आर अम्बेडकर, B.R. एंड Ambedkar. हाँ All ऑल इंडिया India Depressed Classes Association. राइट, और Founded M.C. Raja in 1927. 26, I'm sorry. हाँ, एक बार सिंगर्स किंग प्लीज वो जो है ना ये चार जो ऑर्गेनाइजेशन देखिए, इसको प्लीज एक बार लिखकर ग्रुप में पोस्ट कर देना, तो कि हम वो जो एक कॉमनली कंफ्यूज कॉन्सेप्ट है ना उसके अंदर इस चीज को डाल देंगे, ठीक है। Okay. ऑलराइट, ठीक है। सो यही था। इस दौरान एक वीकली भी लॉन्च करते हैं गांधी जी, नाम बता सकते हो उस वीकली का, जनरल का? हरिजन। करेक्ट। तो ये याद रखना, हरिजन भी इस टाइम लॉन्च होता है। ऑलराइट। ये हरिजन सेवक संघ का प्रेसिडेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट आई गेस
फाउंडिंग प्रेसिडेंट तो शायद घनश्याम दास बिरला होता है ना इसके, जीडी बिरला। वही वही। तो वो एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, अभी बिरला ग्रुप जो है वो उन्हीं से ही निकला हुआ है, ठीक है। सो याद रखना जीडी बिरला काफी प्रोमिनेंट फिगर थे उस समय फ्रीडम टाइम के दौरान, ठीक है, और गांधी जी के थोड़े से सपोर्टर थे। सो ये याद रख सकते हो। ऑलराइट, सो प्लस इस दौरान गांधी जी की तरफ से फिर कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट चालू हो जाता है। इस दौरान कांग्रेस के अंदर एक और फैक्शन डेवलप होता है कॉल्ड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934, ठीक है। तो इसमें लीडर बता सकते हो कौन कौन थे? ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ लीडर पैदा होती है, ठीक है, इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर। एंड बाद में हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर उनका सबसे प्रोमिनेंट रोल रहता है। तो इसमें होता है जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लीडर्स बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान अपने लीडरशिप को दिखाएंगे ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। सो आइडिया था इनका एक थोड़े से एंटी गांधीयन थे इन द सेंस, सो थोड़े से गांधी के अगेंस्ट थे, लेकिन गांधी की छाया से निकलना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको पता था बिना गांधी के कुछ नहीं कर सकते ये लोग, ठीक है। सो इस सेंस में दे स्टेड विद इन द कांग्रेस, लेकिन अपना जो था ग्रुप था उसको भी ये लोग चला रहे थे, ठीक है। आइडिया इनका था डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म होना चाहिए, कोऑपरेटिव्स होना चाहिए, ट्रेड यूनियंस होना चाहिए, ठीक है। एंड दे डिड नॉट सपोर्ट बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने उनका जो बॉयकॉट था वो कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उनका बॉयकॉट करना चाहिए ब्रिटिश गुड्स का। फिर ये पार्टी जो है पावर में इतना आ नहीं पाती है, एंड इंडिपेंडेंस आते आते ये डिसॉल्व हो जाती है पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। सो ये याद रखना। ऑलराइट, और किसी को कुछ ऐड करना है क्या? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जो आचार्य नरेंद्र देव बोला, राम मनोहर लोहिया और एक जेपी नारायण बोला, राइट? करेक्ट, ओके। ठीक है। सो इस दौरान बस ये देख लेना, जो स्ट्रैटेजी होती है उस पर थोड़ा डिवीजन होने लग जाता है। वापस जैसे हमने देखा था स्वराजिस्ट और प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स, उसी लाइन में यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल कुछ लोग करना चाहते थे। जैसे उनमें लीडर थे एम ए अंसारी, असफ अली, भूलाभाई देसाई, एस सत्यार्थी, बीसी रॉय। ये लोग जो थे ये कोशिश कर रहे थे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल करें। ये 1934 का इलेक्शन है उसको फाइट भी करते हैं। कुछ लेफ्टिस्ट होते हैं नेहरू जैसे, तो वो दोनों स्ट्रैटेजीज के क्रिटिक होते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल भी नहीं चाहते थे और वो कंस्ट्रक्टिव वर्क भी नहीं चाहते थे गांधीयन लाइंस पे, ठीक है। उसमें नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे आउटराइट हम लोग बस एक कैंपेन लगातार करते रहे सीडीएम जैसा, ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दें यहाँ से, ठीक है। इसी दौरान गांधी जो है वो कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं 1934 में, ठीक है। एंड इसके जस्ट बाद जो हमने देखा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, उसके बाद एक व्हाइट पेपर निकलता है, एंड उस व्हाइट पेपर के हिसाब से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है 1935 का, ठीक है। सो अपने समय का ये सबसे बड़ा एक लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और इसी सेंस में हम कहते हैं बाद में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो इसीलिए लेंथीएस्ट होता है, क्योंकि 1935 एक्ट वाला अपने कंटेम्प्रेरी टाइम में ये सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट था, या सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। सो दिस वाज नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें एनविसाज किया गया था कि एक ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन बनेगी, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है वो वर्क करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये बोला गया था कि जब तक ये फेडरेशन में 50% ऑफ द स्टेट्स वुड नॉट एग्री टू ज्वाइन द फेडरेशन, यानी बेसिकली 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया डज नॉट एग्री टू बिकम पार्ट ऑफ दिस फेडरेशन, ये फेडरेशन फोर्स में नहीं आएगी, ठीक है। सो एक तो ये चीज था। फिर डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस। सो डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल, ठीक है। पहले हमने देखा था डायरकी 1919 एक्ट के अंदर इट वॉज एट द लेवल ऑफ स्टेट, लेकिन अब प्रोविंसेस से उठा के सेंट्रल लेवल पे ला दिया था। डायरकी वॉज अबॉलिश्ड एट द प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। प्लस सेंट्रल लेजिस्लेचर तो था वो बाई कैमरल रखा गया था, सेम था हमने 1919 के भी एक्ट में देखा था, बाई कैमरल ही था। एंड इसमें एक चीज थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाला है कि यहाँ पे सिस्टम उल्टा था। जैसे अभी हमारे लोकसभा में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है,
और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे जो अपर हाउस था उसमें डायरेक्ट इलेक्शन रखा गया था, और जो राज्यसभा वाला और जो लोकसभा वाला या जो लोअर हाउस था उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा गया था। ठीक है, फर्दर सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड ऑन 3 लाइन्स। ठीक है, जैसा अभी हमारे लिस्ट सिस्टम है तो वैसा सिस्टम आ गया था। फेडरल सब्जेक्ट्स एक लिस्ट में थे, प्रोविंशियल एक लिस्ट में थे, कंकरेंट एक लिस्ट में थे। ठीक है, और इसके अलावा जो रेजिडुअल पावर बच जाती थी वो किसके पास जाती थी? रेजिड्यूरी पावर लाइज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, उस टाइम गवर्नर जनरल था, उनके पास रेजिड्यूरी पावर थी। ठीक है, जैसा अभी हम बात करेंगे तो अभी पार्लियामेंट के पास पावर होती है विद रिस्पेक्ट टू रेजिड्यूरी पावर, उस टाइम ये पावर गवर्नर जनरल के पास थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट प्रोविंशियल लेवल के ऊपर डायकी वॉज रिमूव्ड एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी अब गवर्नर जो थे ही वॉज बाउंड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहे जिसके चलते ये कभी फोर्स में नहीं आ पाया। जैसे अगर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करें तो ये केवल पेपर पे थी, एक्चुअली में प्रैक्टिस में गवर्नर्स को बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई थी, प्लस गवर्नर जनरल को पावर दी गई थी, प्लस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पावर दी गई थी कि वो कभी भी उनको लगता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चल रहा तो इंटरफेयर कर सकते थे। एंड एक्चुअली होता क्या है कि वो ज्यादातर काम वो फिर इंटरफेयर कर रहे होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को काम करने ही नहीं देते हैं। सो ये याद रखना। ऑलराइट, तो ये रिफॉर्म्स आते हैं, इनके बाद फिर से एक डिमांड शुरू हो जाती है कि क्या अब कांग्रेस को वापस काउंसिल में जाना चाहिए इस नए एक्ट के अंदर। तो जो सोशलिस्ट एलिमेंट होते हैं या जो लेफ्टिस्ट एलिमेंट होते हैं, बिहार और नेहरू और बोस जैसे, वो अपोज करते हैं एंड दे वर अगेंस्ट ऑफिस एक्सेप्टेंस। लेकिन जो एक लार्ज सेक्शन था कांग्रेस के अंदर, दे वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ दिस न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सो उस चीज को अपीज करने के लिए ब्रिटिशर्स जो होते हैं तुरंत 1937 में इलेक्शंस डिक्लेयर कर देते हैं अंडर द एक्ट ऑफ 1935। लेकिन इस दौरान याद रखना, जो फेडरेशन की हमने बात करी थी वो कभी फोर्स में ही नहीं आती, क्योंकि जो प्रिंसेस थे वो कभी नहीं चाहते थे कि वो उस फेडरेशन का पार्ट बने जाके कांग्रेस जो है वो मेजोरिटी में हो। ठीक है, सो दे नॉट वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इट, एंड कभी भी फेडरेशन फोर्स में नहीं आता है। लेकिन बाकी जो प्रोविजन होते हैं एक्ट ऑफ 1935 के वो चलते रहते हैं। ठीक है, सो वो याद रखना। ऑलराइट, सो जो बोस और नेहरू का जो अपोजिशन होता है उसको ओवरकम करके कांग्रेस जो है फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ हम ऑफिस एंट्री चालू करेंगे। ठीक है, एंड ये ऑफिस एंट्री में जब इलेक्शन फाइट करते हैं 1937 का, तो कांग्रेस को एक बहुत सॉलिड विक्ट्री मिलती है। ठीक है, कांग्रेस वन 716 आउट ऑफ 1161 सीट। ठीक है, तो इससे पता लग रहा था कि कांग्रेस की जो रेपुटेशन थी वो बहुत बढ़ गई थी इस दौरान। ठीक है, और इसी इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा था। ठीक है, उनको बहुत कम सीट्स मिली थी। तो यहाँ से लेकिन मुस्लिम लीग के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, यहाँ से फिर वो चालू ही करती है एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। ठीक है, कि जिस पार्टी का कुछ नहीं होता फिर उस पार्टी का कम्युनलिज्म होता है, तो वो कम्युनलिज्म की स्ट्रैटेजी चालू करती है। बाद में हम देखेंगे जो 1946 का जो इलेक्शन होता है वहां पे उसको जितने भी मुस्लिम सीट्स होते हैं वहां पे उसकी मेजोरिटी हो जाती है। ठीक है, तो अभी ये याद रखना कांग्रेस को इसमें एक मेजर पार्ट मिल गया था। ठीक है, उसका प्रेस्टीज काफी बढ़ गया था, एंड नेहरू को समझ में आ गया था, जवाहरलाल नेहरू को, कि ये जो स्ट्रगल वाला पॉलिसी है ये सही है। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ गांधी जी का स्ट्रैटेजी सही था और लोग अभी भी कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं, इतना अगर बड़ा वोटिंग शेयर दिया है तो। ठीक है, तो इस सेंस में पता होना चाहिए कांग्रेस कहाँ कौन कौन से स्टेट में पावर में आ गई थी। तो कोई बता सकता है कहाँ पावर में आई थी उसके बाद? बिहार, यूपी, मद्रास, उड़ीसा, और कुछ छूट गया है क्या? बाद में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब और असम भी आ गया था। राइट, so Congress basically formed ministries in Bombay, Madras, Central Provinces, United Provinces, Bihar, Odisha, Assam,
एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, तो यहाँ तो बनाई थी, साथ में कई जगह कोलेशन में भी बनाई थी, जैसे पंजाब वगैरह में कोलेशन में इन्होंने सरकार बनाई थी विद द यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, सो ये याद रखना। बंगाल और जो सिंध था वहां पे नहीं बना पाए थे, बाकी ऑलमोस्ट पूरा इंडिया नाप दिया था इन लोगों ने। तो इस सेंस में जो प्रेस्टीज थे वो बहुत बढ़ गई थी। एंड इस दौरान हम देखते हैं कांग्रेस जो है वो कंस्ट्रक्टिव वर्क करती है काफी, विद इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग इन द लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का पार्ट होने के दौरान वो बहुत ज्यादा वर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन बहुत सारी इश्यूज रहते हैं, जैसे कि फंडिंग की कमी रहती है। ठीक है, फंड जो है वो सारा का सारा सेंटर से स्टेट को आता था। ठीक है, तो उस सेंस में वो कंट्रोल कर सकते थे कहाँ कितना फंड जाना है, तो उस सेंस में कांग्रेस के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी लेकिन फंड नहीं थे। ठीक है, देखिए ये चीज याद रख सकते हो। सिविल लिबर्टीज के लिए वो काफी काम करते हैं, न्यूज़पेपर जो ब्लैक लिस्ट में थे वो निकाल देते हैं, उन पे से ब्लैक लिस्ट में से निकाल देते हैं, प्रेस रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं। ठीक है, कई जो पुलिस का गलत यूज था, सीआईडी का गलत यूज था, उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोविजन करते हैं, लेकिन कई कई जगह कांग्रेस जिन चीजों के लिए पहले खिलाफ थी बाद में कांग्रेस उन्हीं को यूज कर रही होती है। ठीक है, जैसे सीआईडी का यूज कर देती है कांग्रेस के कुछ लीडर अगेंस्ट कम्युनिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। ठीक है, तो ये देख सकते हो। इसके अलावा एग्रेरियन रिफॉर्म्स पे कुछ काम नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ज्यादातर जमींदार सीधे पावर के अंदर, तो उस सेंस में कांग्रेस नहीं काम कर पाती फॉर द पेजेंट्स, जो जिसके चलते थोड़ा सा एक प्रेजेंट मूवमेंट में कांग्रेस का जो रोल था वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे। तो एक कोशिश थी कि बैलेंस कर ले, वो बैलेंस या एक कंसीलिएटरी पाथ ले ले, लेकिन वो लेना फिर मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक तरफ जमींदार होते हैं एक तरफ फार्मर्स होता है। ठीक है, तो वहां पे उनको थोड़ा टफ टाइम होता है। एंड इसी दौरान, ठीक है, जब ये कांग्रेस का स्ट्रगल चल रहा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में, तो इसी दौरान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई बता सकता है कौन से इंसिडेंट से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था? व्हाट वाज द इंसिडेंट? ठीक है, तो याद जो रखना व्हाट ठीक है, तो याद रखना पोलैंड के ऊपर इन्वेजन कर देता है जर्मनी, तब शुरू होता है हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, एंड जैसे ये इन्वेजन होता है ब्रिटिश डिक्लेयर कर देता है वॉर ऑन जर्मनी, ब्रिटिश एंड फ्रांस, एंड इससे वर्ल्ड वॉर टू चालू हो जाता है। एंड इसी से हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो इंडिया को भी इस वॉर में इंक्लूड कर लेते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो उस चीज के अपोज करने के लिए कांग्रेस जो है रिजाइन कर देती है फ्रॉम ऑल द 28 फ्रॉम द ऑल स्टेट्स दे वर रूलिंग। तो जो कांग्रेस का जो रूल होता है वो 28 महीने का रूल होता है एंड खत्म हो जाता है। ठीक है, एंड फिर वो चालू करते हैं अपोजिशन। फिर हम आगे देखेंगे कैसे कैसे अपोज करते हैं, आगे क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह आता है। ठीक है, सो उस सेंस में थोड़ा ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी दौरान, ठीक है, जब ये सब चीजें चल रही होती है तो सुभाष चंद्र बोस का एक राइज होता है विद इन कांग्रेस। ठीक है, थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के होते हैं। ठीक है, जैसा हमने देखा कि वो जवाहरलाल नेहरू का जो पूर्ण स्वराज वाला रेजोल्यूशन है उसको सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से। बाद में हम देखेंगे 2 सेशंस होते हैं जिनके वो प्रेसिडेंट बनते हैं। 1938 में हरिपुरा सेशन होता है, उसके प्रेसिडेंट बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। एंड अगेन वो बात करते हैं कि हम लोग जो है ब्रिटिशर्स को बाहर निकाले यहाँ से। फिर थोड़ा सा उनका स्टैंड जो होता है वो एक्चुअली ऐसा रहता है कि ही वॉज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो वो उनका ये जो आइडिया होता है इसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से गांधी जी थोड़ा सा डिसलाइक होता है टुवर्ड्स सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये याद रख सकते हो। एंड इसी के चलते वो अपोज करते हैं उनको। एंड जब वो 1939 का जो सेशन होता है कांग्रेस का, उसमें वापस वो प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी उनके अगेंस्ट अपना एक कैंडिडेट उतारते हैं। तो उस कैंडिडेट का क्या नाम होता है जिसको गांधी जी उतारते हैं? जवाहरलाल नेहरू। नहीं। पटाभी सीतारामैया हम्म, उनको बोला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने।
because he was a good friend of Subhash Chandra Bose. तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़ा करते हैं पट्टाभाई सीतारामैया को। अल्टीमेटली जो इलेक्शन होता है उसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है एंड पट्टाभाई सीतारामैया जो है वो हार जाते हैं। ठीक है, गांधी जी इसको फिर बोलते हैं दिस इज नॉट हिज डिफीट, दिस इज माय डिफीट। ठीक है, और उसको थोड़ा सा पर्सनल ले लेते हैं एंड इसी दौरान कई बार सुभाष चंद्र बोस जो है वो गांधी जी को क्रिटिसाइज कर देते हैं। वो कह देते हैं कि गांधी जी जो है बार बार ब्रिटिशर्स के साथ रिकंसिलिएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सेंस में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और जो उनके सपोर्टर्स होते हैं उनको भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कांग्रेस वर्किंग कमेटी अब तक बन चुकी थी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जो मेजर डिसीजन मेकिंग थी कांग्रेस के लिए वो करती थी। ठीक, सो ये सब सुनने के बाद, गांधी का क्रिटिसिज्म सुनने के बाद और उनका खुद का क्रिटिसिज्म सुनने के बाद वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे लोग जो है रिजाइन कर देते हैं। उसमें जवाहरलाल नेहरू भी होते हैं, वो भी रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, सो ये सब लोग जैसे ही रिजाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के लिए वर्चुअली वो कांग्रेस चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑल्दो उनको वोट करके जिताने वाले बहुत लोग थे लेकिन उनको खुला सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग थे। मतलब कोई भी गांधी जी के डायरेक्ट अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता था। ठीक है, तो उस सेंस में सुभाष चंद्र बोस अकेले पड़ जाते हैं और फिर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं लेकिन प्रेसिडेंटशिप छोड़ देते हैं। ठीक है, उनकी जगह फिर कौन प्रेसिडेंट बनता है उस सेशन का, त्रिपुरी का? राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट, राजेंद्र प्रसाद फिर प्रेसिडेंट बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस यहाँ से हट जरूर जाते हैं लेकिन वो पॉलिटिक्स में जमे रहते हैं। वो एक पार्टी बनाते हैं कॉल फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, विद इन कांग्रेस काम करते हैं लेकिन थोड़े दिन में क्या होता है वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात करते हैं इन कैलकाटा, जहां पे वो आई होल इंसिडेंट हमने पढ़ा था ना, ब्लैक आई होल इंसिडेंट, जिसमें कि सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया था आफ्टर अटैक ऑफ कैलकाटा। तो वहां पे उनकी डेथ, हाँ, ट्रेजेडी। ब्लैक होल, करेक्ट, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो उसके लिए उन्होंने एक मूर्ति बनाई रहती है, तो वो बोलते हैं हम सीडीएम लॉन्च करेंगे और इस मूर्ति को तोड़ेंगे क्योंकि ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, सो उस सेंस में एक वो डिक्लेयर कर देते कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैलकाटा में लॉन्च करेंगे। ठीक है, जिसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस तुरंत उन पे एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है और उनको सभी जो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से उनमें से बर्खास्त कर देती है। तो बंगाल कांग्रेस कमेटी जो थी उसके हेड थे, तो उनमें से उनको बाहर कर दिया जाता है। कांग्रेस में आने से उनको ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया जाता है। तो ये सब चीजें उनके लिए की जाती है, जिसके चलते फिर ब्रिटिशर्स को भी एक बहाना मिल जाता है उनको अटैक करने का। ठीक है, तो इस दौरान उनको जेल में डाल दिया जाता है। फिर वो कई पिटिशंस फाइल करते हैं जिसके थ्रू फिर उनको अल्टीमेटली हाउस अरेस्ट दे दिया जाता है, मतलब उनको घर में नजरबंद करके रख दिया जाता है एंड वहां घर में से ही वो फिर निकल कर जाते हैं, मतलब भेष बदल के वो चुपके से निकल जाते हैं एंड फिर ही स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम इंडिया टू रशिया। ठीक है, रशिया जाते हैं, रशिया में हेल्प मांगते हैं कि अभी ब्रिटेन जो है वॉर में इन्वॉल्व है, आप हमारी हेल्प करो और हम इंडिया को आजाद करा लेंगे। लेकिन जो हाँ, तब जो स्टालिन थे रशिया के अंदर, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, यूएसएसआर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जिसके बाद वो फिर रशिया शिफ्ट होते हैं। वो रशिया जाते हैं, वो हिटलर से मिलते हैं। हिटलर उनको कहते तो हैं सपोर्ट करेंगे लेकिन वो एक्चुअली कुछ कर नहीं पाते क्योंकि तब तक जर्मन जो थे थोड़ा बहुत हार भी देखने को मिल रही थी उन्हें एक दो जगह, जिसके चलते वो थोड़ा ज्यादा और प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं यूरोप के अंदर ही। ठीक है, ऑल्दो इस दौरान वो कुछ पार्टीज एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि इंडियन लीजियन एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो जितने भी पीओडब्ल्यूज थे जो कि जर्मन फोर्सेस ने पकड़े थे, उनको अपने साथ मिलाकर वो एक इंडियन लीजियन एस्टैब्लिश करता है जो कि इंडिपेंडेंस का काम करने वाली थी, मतलब एक सेना के तौर पे। लेकिन जर्मनी की तरफ से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर वो जाते हैं टुवर्ड्स जापान। ठीक है, जापान में यहाँ पे हम देखते हैं तब तक रास बिहारी बोस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट बने होते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के। ठीक है, एंड जैसे ही सुभाष चंद्र बोस वहां पे आते हैं, वो जो प्रेसिडेंटशिप है वो ट्रांसफर कर देते हैं आईएनए की टू सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, एंड सुभाष चंद्र बोस आने के बाद एक नई एनर्जी आ जाती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में
एंड उसके जो रैंकिंग्स है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब उसमें करीब 40,000 सोल्जर्स तक हो जाता है एट अ पॉइंट, ठीक है। सो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं इन सिंगापुर, वहां पे वो आजाद भारत का बात करते हैं, ठीक है। सो यही था अभी तक। तो किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक जो पढ़ा उसमें? इसमें आज ही वो देखा ना, ये याद रखना कि जापान में ट्रांसफर हुई थी प्रेसिडेंटशिप, लेकिन वो बनी थी सिंगापुर में, इंडियन नेशनल आर्मी। तो बनाया किसने था इंडियन नेशनल आर्मी को? बस अब चंद्र पहले कॉन्सेप्ट तो मोहन सिंह का था। हाँ करेक्ट। तो मोहन सिंह ने एस्टैब्लिश किया था। कई बार ये कई जगह बुक्स में उल्टा सीधा दे देते हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ऐसा नहीं है। वो एस्टैब्लिश तो पहले मोहन सिंह ने कर लिया था, लेकिन बाद में उसको री इन्विगरेट या उसको पावरफुल बनाने का जो काम है वो हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। तो यही था आई थिंक आज के सेशन के लिए। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? ठीक है। तो ऑलराइट, कल हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? तो हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और जो आईएनए ट्रायल चलेगा, ठीक है, तो उसको देखेंगे हम लोग। तो ये टॉपिक्स कल थोड़ा सा देख लेना, इनके ऊपर रिलेवेंट चीजें, ठीक है। फिर 28 को हम लोग जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म है, ट्राइबल मूवमेंट है, वो डिस्कस कर लेंगे। प्लस जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह आए थे ना, जितने भी रिफॉर्म्स, तो एक साथ उनको डिस्कस कर लेंगे, तो कंपैरिजन भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये प्लान रहेगा नेक्स्ट 2 दिन के लिए, ठीक। किसी को कुछ और ऐड करना है?